हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और गाइज इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी। आप चाहें तो वहां से जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस इसी के साथ। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 गाइस बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, या ऑप्शन नंबर 2 बुद्धि के वितरण, या फिर ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि की वृद्धि, या फिर ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो किसके साथ जाएंगे गाइस आप? जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चुना है यानी बुद्धि के वितरण, यानी अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन नंबर 2 प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर 3 भाषिक बुद्धि, या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्थानिक बुद्धि। तो जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 यानी प्राकृतिक बुद्धि के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। यानी बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो किसके द्वारा समर्थित किया जाता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर 2 एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योजना का योग्यताओं का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर 3 बहुबुद्धि सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर 4 सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो क्या लगता है गाइस? अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत द्वारा समर्पित या समर्थित किया जाता है। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रावण का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 असमूह बुद्धि लब्धांक, ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तित्व, या ऑप्शन नंबर 3 मौखिक बुद्धि लब्धांक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो क्या लगता है गाइस, किसके साथ जाएंगे आप? जी हाँ गाइस, अगर आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर 4 यानी संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, तो आप बिल्कुल सही हैं। यानी रावण का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। जी हाँ गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो क्या लगता है गाइस आपको कौन सी हो सकती है? ऑप्शन नंबर 1 शल्य चिकित्सक, ऑप्शन नंबर 2 कवि, ऑप्शन नंबर 3 वाचक, ऑप्शन नंबर 4 राजनीतिक नेता। तो क्या लगता है गाइस? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी शल्य चिकित्सक। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। तो क्या लगता है? ऑप्शन नंबर 1 घटाता घटाता, या ऑप्शन नंबर 2 घटाता प्रभावित नहीं करता, या ऑप्शन नंबर 3 बढ़ाता घटाता, या ऑप्शन नंबर 4 बढ़ाता बढ़ाता। तो जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 यानी घटाता और प्रभावित नहीं करता के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। यानी बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो ऑप्शन नंबर 1 बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं, या ऑप्शन नंबर 2 बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, या ऑप्शन नंबर 3 यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन
नहीं दे सकता। तो क्या लगता है गाइस आपको, जब बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात आ रही है तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। यानी बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं यानी ब्रैकेट में जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। तो क्या लगता है गाइस आपको, ऑप्शन नंबर 1 स्पेयरमैन का जी कारक, या फिर ऑप्शन नंबर 2 स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर 4 थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं यानी स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसके साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। तो क्या लगता है गाइस, ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 2 अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 3 मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है ना कि संपूर्ण को, या फिर ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि विश्लेषणात्मक सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। तो क्या लगता है गाइस आपको, जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। यानी मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है ना कि संपूर्ण को। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। तो क्या लगता है गाइस आपको, अगर आपको एयरफोर्स में पायलट बनना है तो कौन सी बुद्धि चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन नंबर 2 भाषिक, ऑप्शन नंबर 3 गतिक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अंतर्वैयक्तिक। तो क्या लगता है गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 गतिक इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में कारक ऑप्शन नंबर 1 आनुवंशिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर 2 उत्पादक बुद्धि, ऑप्शन नंबर 3 सामान्य बुद्धि, या फिर ऑप्शन नंबर 4 वैश्विक बुद्धि। क्या लगता है गाइस, क्या लगता है किसके साथ जाएंगे आप। जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर कौन से 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। यानी सामान्य बुद्धि, बुद्धि के स्पेयरमैन परिभाषा में कारक कौन सा है, सामान्य बुद्धि। इसके साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या ऑप्शन नंबर 2 प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर 3 चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अस्तित्वपरक बुद्धि। तो क्या लगता है गाइज आपको, जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। यानी अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। क्या लगता है गाइज आपको, ऑप्शन नंबर 1 संगीतमय, ऑप्शन नंबर 2 अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन नंबर 3 आध्यात्मिक, या ऑप्शन नंबर 4 भाषा विषयक। क्या लगता है गाइज आपको, आप कौन सा ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। तो जी हाँ गाइज, अगर आप अंतर्वैयक्तिक यानी ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। इसके साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या लगता है गाइज आपको, ऑप्शन नंबर 1 बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है, या ऑप्शन नंबर 2 बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि, या ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, या ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो क्या लगता है गाइस आपको, जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। यानी बुद्धि बहुआयामी है और इसके कई पहलू निहित हैं। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 15,
सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। ठीक है गाइज, ये स्टेटमेंट है। बुद्धि के संदर्भ में दिया गया कथन किसका है? तो क्या लगता है गाइज? ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 पिंटर है, ऑप्शन नंबर 2 वुडवर्थ है, ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक है, ऑप्शन नंबर 4 कॉल्विन है। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 यानी थॉर्नडाइक के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। और गाइज एक बात याद रखिएगा, बहुकारक सिद्धांत जो है वो भी थॉर्नडाइक ने दिया है। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। यह कथन है ऑप्शन नंबर 1 विस्लर का, या ऑप्शन नंबर 2 हैवर एवं फ्राइड का, या ऑप्शन नंबर 3 थर्स्टन का, या ऑप्शन नंबर 4 टर्मन का। तो गाइज इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जब भी स्टेटमेंट की बात आती है, प्रिंसिपल्स की बात आती हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट और कौन सा प्रिंसिपल किस मनोवैज्ञानिक या किसी फिलोसफर ने दिया है। क्यों? क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो आपको किसी भी एग्जाम में सीधे सीधे 1 से 2 नंबर बहुत आराम से दिलवा देते हैं अगर आपको पता है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइज इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 वेस्लर के साथ जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। यह कथन वेस्लर का है गाइज। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन बुद्धि का निर्धारित करने वाला कारक नहीं है? कौन, क्या लगता है आपको कौन सा बुद्धि का निर्धारण नहीं कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 वंशानुगत कारक, पॉसिबल है ये तो करेगा भाई। ऑप्शन नंबर 2 वातावरणीय कारक, ऑब्वियस सी बात है ये भी करेगा। या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर 3 वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक। तो क्या लगता है गाइज? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यही दोनों कारक हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइज ऑप्शन नंबर 18, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन नंबर 1 थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर 2 रायबर्न ने, ऑप्शन नंबर 3 कॉल्विन ने, या ऑप्शन नंबर 4 थॉमसन ने। तो क्या लगता है गाइज? ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है उसने अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करना सीख लिया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें दिमाग है, वो दिमाग लगा सकता है कि कहाँ पे उसे क्या करना है। तो ये किसने कहा होगा? जी हाँ गाइज, ये कहा था कॉल्विन ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइज अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? अब आपको नेगेटिव आंसर ढूंढना है कि गाइज ये बुद्धि की परिभाषा हो ही नहीं सकती। यानी ऑप्शन नंबर 1 बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या लगता है गाइज? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है? जी हाँ, हो सकती है, इसमें कहाँ डाउट है। कार्य आप कहाँ से करते हैं? बुद्धि से ही करते हैं। फिर अगला ऑप्शन, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। पॉसिबल है गाइज, बुद्धि के बिना ज्ञान अर्जन कैसा संभव है? ऑप्शन नंबर 3 जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। बिल्कुल सही बात है, अपनी बुद्धि के अनुसार ही तो एडजस्टमेंट कर पाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर 4 राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। तो क्या लगता है गाइस, ऐसा संभव है? हाँ, यहाँ पे भी बुद्धि की ज़रूरत पड़ेगी, पर यह परिभाषा उसकी हरगिज़ नहीं हो सकती। ठीक है गाइस, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रॉन्ग आंसर फॉर दिस रॉन्ग यानी नेगेटिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है ऑप्शन नंबर 1 स्पेयरमैन का जी कारक, ऑप्शन नंबर 2 स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि का सॉवेंट सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर 4 थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो गाइस ये क्वेश्चन शायद ऊपर हो चुका है, तो आपको याद होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है।
तो क्या लगता है गाइस आपको किस चीज़ से प्रभावित होगी? ऑप्शन नंबर 1 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर 2 कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के, या फिर ऑप्शन नंबर 3 गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 वाइगॉत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो गाइस यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 3 जो है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से हमें 2 चीज़ पॉइंट पता चल गई। एक तो यही आंसर है, ठीक है गाइज, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। और इसके बाद ये पॉइंट भी हमें पता चल गया कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है गाइज? गार्डनर ने, ठीक है गाइज। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, यानी अगर इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से पढ़ूं, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, ठीक है गाइज। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो किसने दिया है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 बीने ने, ऑप्शन नंबर 2 टर्मन ने, या ऑप्शन नंबर 3 गार्डनर ने, या फिर ऑप्शन नंबर 4 किम्बल यंग ने। तो क्या लगता है गाइस किसने दिया होगा? जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत बीने ने दिया है। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए, तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 समूह कारक सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर 3 पदानुक्रमित सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर 4 बहुबुद्धि सिद्धांत। तो क्या लगता है गाइज आपको कौन से ऑप्शन के साथ आप जाना पसंद करेंगे? तो जी हाँ गाइज, अगर आप तार्किक गणितीय बुद्धि की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ बहुबुद्धि का सिद्धांत लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है? तो अंतरिक्ष में अगर आप जा रहे हैं, कोई जाएगा तो क्या कौन सी बुद्धि का प्रयोग करेगा? ऑप्शन नंबर 1 स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर 2 भाषाई बुद्धि, ऑप्शन नंबर 3 शारीरिक गतिक बुद्धि, या ऑप्शन नंबर 4 सांगीतिक बुद्धि। तो क्या लगता है गाइज आपको, अगर आप स्पेस में जाने की बात कर रहे हैं तो आप कौन सी बुद्धि का प्रयोग करेंगे? जी हाँ बिल्कुल सही, स्थानिक बुद्धि, जो वहाँ पे उस टाइम लग रही होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है? बिल्कुल सही बात है। यह किस कथन निम्न में से किसका है? तो क्या लगता है गाइस आपको यह कथन किसने दिया होगा? ऑप्शन नंबर 1 हार्वर्ड गार्डनर ने, ऑप्शन नंबर 2 मास्लो ने, ऑप्शन नंबर 3 अरस्तू ने, या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्टर्नबर्ग ने। तो क्या लगता है गाइस आपको किसका स्टेटमेंट होगा ये? जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 यानी हार्वर्ड गार्डनर की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। गार्डनर मतलब माली, ये तो साइंटिस्ट थे, पर हम लोग बोल सकते हैं कि गार्डन किससे रिलेट करता है? माली से, ठीक है। तो एक फूल ऑब्वियसली बात है दूसरे फूल से डिफरेंट होगा, और ये बात कौन जान सकता है? गार्डनर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? देखो गाइस, 4 आपके पास सिद्धांत हैं और चारों सिद्धांत को मैच करना है, यानी आपके पास एक नेगेटिव को छोड़कर बाकी सारे पॉजिटिव हैं। एक कारक सिद्धांत टर्मन ने दिया है, तो बिल्कुल सही बात है, बीने टर्मन 3 साइंटिस्ट थे ना, बीने टर्मन और स्टर्न, ये प्रतिपादक थे इसके, तो बीने को प्रायोरिटी मिलती है एक कारक सिद्धांत पे, पर टर्मन ने और स्टर्न ने भी ये दिया है तो हम इसे भी एक्सेप्ट करके चलते हैं, ठीक है। एक कारक सिद्धांत टर्मन सही है। तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था गाइस? मैंने बताया था आपको कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। तो ऑब्वियसली बात है ये तो आपका ऑप्शन गलत हो ही गया, पर एक बार और आगे बढ़कर देख लेते हैं, क्या पता इसके अलावा भी कोई और गलत ऑप्शन हो। तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत गाइस मैं आपको बता दूं ये दिया था आरबी कैटल ने, ठीक है। कैटल ने दिया था ये वाला सिद्धांत, तो ऑब्वियसली बात है ये एक नेगेटिव पॉइंट है, पर फिर भी एक बार आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, स्पेयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर 4 समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था, तो ये भी आंसर यानी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यानी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 इज द रॉन्ग आंसर, यानी यही सम्मिलित नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है, ठीक है गाइस, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ये सही आंसर लग रहा है आपको गाइस? या फिर ऑप्शन नंबर 2 कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है और उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है।
किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता या फिर द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। द्विकारक सिद्धांत यही है गाइस, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी विशिष्ट मानसिक योग्यता। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक यानी थॉर्नडाइक थे। ऑब्वियस सी बात है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? अब आपको पॉजिटिव आंसर ढूंढना है जो बिल्कुल इसके साथ चले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है, ठीक है, मान लिया, और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। या फिर ऑप्शन नंबर 2, कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है जो उन क्रियाओं के कई रूप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। क्या ये सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर 3, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो गाइस ये तो द्विकारक सिद्धांत के अकॉर्डिंग चल रहा है, पर हमें अभी बताना है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थन थॉर्नडाइक थे, तो उनके अकॉर्डिंग चलने वाला। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, यह शोधाधारित नहीं है, शोध पे आधारित नहीं है गाइस। या फिर ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न बुद्धियों भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। या फिर ऑप्शन नंबर 3, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपना विशिष्टता प्रदान करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो क्या लगता है गाइस आपको? तो जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय ऑप्शन नंबर 1, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। या ऑप्शन नंबर 3, विषयों का विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 2 यानी बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समूह है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, इसके साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? यानी ऑप्शन नंबर 1, शैक्षिक मार्गदर्शन। ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 3, अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना। या ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। तो क्या लगता है गाइज आपको? अगर आप ऑप्शन नंबर 2 यानी बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना पे अधिक ध्यान देना इसके साथ जा रहे हैं तो जी हाँ गाइज, यही ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि इन्होंने पूछा है नेगेटिव आंसर, दृष्टिकोण से सही नहीं है, तो यही सही नहीं है गाइज। ऑप्शन नंबर 2 वाज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइज आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
जय महादेव।